गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। जैसा कि आप लोग पिछला प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो आप लोग को लग रहा होगा कि इसमें एंशिएंट के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अभी एंशिएंट के क्वेश्चन इसमें नहीं लेके आ रहा हूँ। मेडिवल और मॉडर्न के जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज इसमें आ रहे हैं, ठीक है। उसको हम लोग एक अलग वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज का जो हम लोग का पहला प्रश्न है कि मीर कासिम को 1763 के कई युद्ध में हराने वाला ब्रिटिश अधिकारी कौन था। तो आप लोग देखेंगे कि 1763 में आंतरिक व्यापार को लेके मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अभी तक जो विशेषाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को आंतरिक व्यापार में मुक्त व्यापार का मिला हुआ था, वो मीर कासिम के द्वारा जो भारतीय व्यापारी थे उनको भी प्रदान कर दिया जाता है। मतलब कि जो आंतरिक व्यापार है उसमें से सभी प्रकार की जो चुंगी होती है उसको क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो अब भारतीय व्यापारियों और ब्रिटिश व्यापारियों में कोई अंतर नहीं रह गया। तो जो विशेषाधिकार था अब वो खत्म हो चुका था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो इसको लेके मीर कासिम से उनका तनाव उत्पन्न होता है और आप लोग देखेंगे कि यही आगे चल के बक्सर के युद्ध का रूप लेता है। लेकिन उसके पहले कई सारे युद्ध होते हैं 1763 में, जिसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है मेजर हेक्टर मुनरो, कर्नल हालवेल, मेजर एडम्स, कर्नल मेल्सन। तो इसमें से जो मेजर एडम्स है उनके द्वारा मीर कासिम को गिरिया उदनौला और गिरिया उदनौला आदि जो युद्ध होते हैं उसमें पराजित किया जाता है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन है मेजर एडम्स। अगला प्रश्न है मीर कासिम का अंग्रेजों का संघर्ष किस युद्ध के माध्यम से हुआ। तो मतलब मीर कासिम और अंग्रेजों का संघर्ष किस युद्ध के माध्यम से हुआ। तो आप लोग देखेंगे करवा का युद्ध, गिरिया का युद्ध, उदनौला का युद्ध। पिछला क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। और अगला प्रश्न है उपरोक्त सभी। तो ये जो सारे के सारे युद्ध हो रहे हैं 1763 में हो रहे हैं। पिछले प्रश्न में जो मैं एक नाम बोल रहा था वो है करवा का युद्ध। तो ये जो तीनों युद्ध है इसमें मीर कासिम और अंग्रेजों का संघर्ष होता है और इसमें मीर कासिम क्या होता है, पराजित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के सिक्कों पर तख्त गाए दिल्ली उत्कीर्ण है। पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के सिक्के पर तख्त गाए दिल्ली लिखा हुआ मिलता है। तो ऑप्शन है सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन और मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो है धनवानों का राजकुमार कहा जाता है। इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, मतलब कि मुद्रा के साथ, पारंपरिक मुद्रा के साथ बहुत सारा प्रयोग किया। तो इसी के सिक्के पर जो है तख्तगाह दिल्ली का मतलब कि नाम मिलता है, ठीक है। अगला प्रश्न है किस सुल्तान ने संतों की मजारों पर मुस्लिम स्त्रियों को जाने से रोक दिया ताकि महिलाओं की कामुक ताकि महिलाओं को लोगों की कामुक नजरों से बचाया जा सके, ठीक है। क्वेश्चन का सेंस यही है। तो ऑप्शन है बलबन, सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक और 2 और 3 दोनों, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका है सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। इन दोनों ने ये बोला था। हालांकि इन दोनों के स्टेटमेंट में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब दोनों ने महिलाओं को मजारों पर जाने से तो रोक दिया था, लेकिन आप देखेंगे तो जो फिरोज शाह तुगलक होता है वो दिल्ली से बाहर स्थित मजारों पर महिलाओं को जाने से रोक देता है, ठीक है। लेकिन जो सिकंदर लोदी है वो महिलाओं के मजारों पर जाने से ही पूर्णतया प्रतिबंध लगा देता है। तो दोनों जो है मजारों पर जाने से प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन फिरोज तुगलक दिल्ली से बाहर स्थित और सिकंदर लोदी चाहे वो दिल्ली से बाहर हो चाहे दिल्ली में हो सभी प्रकार की मजारों पर जाने से क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है, ठीक है। तो इसका उत्तर है 2 और 3। इसमें क्या है कि ऑप्शन चेंज हो जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सिकंदर लोदी और फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था। तो ऑप्शन है मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान, मीर जाफर। तो आप देखेंगे कि सिराजुद्दौला अलीनगर की संधि, ब्लैक होल की घटना, प्लासी के युद्ध से जुड़ा हुआ है। अलीवर्दी खां बंगाल का प्रथम स्वतंत्र नवाब है। मीर जाफर सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात करता है और अलीवर्दी खां का बहनोई रहता है और सिराजुद्दौला के बाद जो है नवाब बनता है बंगाल का। आप लोग देखेंगे कि मीर जाफर के बाद मीर कासिम को अंग्रेज नवाब बनाते हैं, ठीक है।
तो मीर कासिम उनको खुश करने के लिए कुछ जागीर उनको प्रदान करता है। तो मीर कासिम के द्वारा बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव की जागीरदारी जो है अंग्रेजों को प्रदान की जाती है और इसके साथ साथ सिलट का जो चूना व्यापार होता है वो भी अंग्रेजों को दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मीर कासिम। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किस दर्रे को पार कर भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो इसमें मैं आप लोगों को कई सारे फैक्ट बता देता हूँ। इसमें तो खैर ऑप्शन दिया हुआ है बोलन दर्रा, खैबर दर्रा और गोमल दर्रा और चूरा दर्रा। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि जो तैमूर है वो खैबर दर्रे को पार करके भारत पर आक्रमण करता है। लेकिन हम और भी विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे जो नादिर शाह है, जो सिकंदर है, जो तैमूर है और जो बाबर है, ये सभी किस दर्रे से आए हैं? खैबर दर्रे से आए हैं। ठीक है, और जो आपका मोहम्मद गौरी है वो गोमल दर्रे से आया हुआ है और अहमद शाह अब्दाली जो है बोलन और खैबर दोनों दर्रों से भारत पे आक्रमण करता है। अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बार आक्रमण किया है और आप लोग देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली के जो सर्वाधिक आक्रमण है वो अहमद शाह के समय में हो रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका खैबर दर्रा। ठीक है, हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने द्वैध शासन के बारे में इंग्लैंड की संसद में को बताया था कि मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि 1765 से 84 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी व लोभी सरकार संसार के किसी भी देश में नहीं थी। तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन है बी.ए. स्मिथ, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है, जिसका कार्यकाल है 1786 से 93 तक और दूसरा कार्यकाल है 1805 और इसकी जो कब्र है गाजीपुर में स्थित है। और इसके अलावा आप लोग लॉर्ड हेस्टिंग्स को जानते ही होंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो है 1813 से 23 है। ठीक है, इसको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए जाना जाता है। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स और वारेन हेस्टिंग्स में अंतर है। वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1772 से लेकर 84 तक है। ठीक है, और बी.ए. स्मिथ एक इतिहासकार है जिनकी पुस्तक है अर्ली हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। और अगला प्रश्न है, अंग्रेज कंपनी ने कितने रुपए देकर बंगाल के नवाब को निजामत के अधिकार खरीदे थे? मतलब बंगाल के नवाब से निजामत के अधिकार अंग्रेजों ने कितने रुपए देकर खरीदे? तो आप लोग देखेंगे कि दीवानी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी तो इनको शाह आलम द्वितीय से मिल जाती है 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले में। और लेकिन ये निजामत प्रशासन का जो कार्य होता है वो बंगाल के नवाब से 53 लाख रुपए वार्षिक के बदले में खरीद लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन है जलालुद्दीन, फिरोज शाह, अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था और आपका अलाउद्दीन खिलजी ने वेश्यावृत्ति पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था। और फिरोज तुगलक जो है वो कल्याणकारी निरंकुश शासक था जिसने बहुत सारे विभागों की स्थापना की, जैसे दारुल सफा, अनुवाद विभाग और आपका मदिरा विभाग, दीवाने खैरात। ठीक है, तो दीवाने बंदगान। और आपका जो जलालुद्दीन खिलजी है इसने जो है दीवाने वकूफ की स्थापना की, जो कागज पत्तर की देख रेख करता था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय भटनेर का शासक कौन था? तो ऑप्शन है फजलुद्दीन, कमालुद्दीन, इलियास बेग, जफर बेग। तो आप लोग देखेंगे कि उस समय भटनेर का जो शासक है तैमूर के आक्रमण के समय वो कमालुद्दीन है। और ये प्रथम अवसर दिखाई पड़ता है जब किसी मुस्लिम आक्रमणकारी के बाद वहां की मुस्लिम महिलाओं ने जो है जौहर किया हो। ठीक है, तो तैमूर के भटनेर पर आक्रमण के समय वहां की मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था? जौहर किया था। इसका करेक्ट आंसर है कमालुद्दीन। अगला प्रश्न है, सन 1229 और सन 1330 के बीच
सर सन 1329 और सन 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। सबको पता है कि इसका उत्तर जो है मोहम्मद बिन तुगलक है। तो आइए सिक्कों पर बात कर लेते हैं इसके। तो अलग अलग इतिहासकारों का किस प्रकार का इसने सिक्का प्रचलित किया था, इसको लेके अलग अलग मत है। जैसे जब आप बर्नी की बात करेंगे तो बर्नी कहता है कि तांबे का, और जब फरिश्ता की बात करेंगे तो वो कहता है कांसे या पीतल का। ठीक है, कांसे पीतल दोनों का बताता है। और जब दो इतिहासकार जो प्रमुख हैं देखा जाए मध्यकाल के, जिन्होंने इस पे अच्छा खासा इतिहास लेखन किया है, इरफान हबीब और सतीश चंद्र, इन्होंने बताया है कि वो जो सिक्का था वो कांसे का था। लेकिन चूंकि बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक का समकालीन है, इसलिए उसका दावा ज्यादा मजबूत समझ में आता है। और ये कहा जा सकता है कि उस समय जो सिक्का प्रचलित था वो तांबे का था। ठीक है, तो ये जो सिक्का चलाया किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब जो अगला प्रश्न है, बक्सर युद्ध के प्रारंभ में इस युद्ध का संचालन किसके द्वारा किया गया था? मिसप्रिंट है, संचालन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन है कार्नाक, इसमें से कोई नहीं, हेक्टर मुनरो और स्मिथ हाल्टन। तो आप देखेंगे कि हेक्टर मुनरो ने तो अंत तक उसका नेतृत्व किया था, लेकिन प्रारंभ में इसका नेतृत्व किसने किया? कार्नक ने किया। कार्नक क्या था कि स्टार्टिंग में जब ये युद्ध का नेतृत्व करने गया तो ये विशाल सेना देख के मीर कासिम, सुजाउद्दौला और सालमदीती की मैदान छोड़ के भाग गया। उसके बाद हेक्टर मुनरो नेतृत्व करता है। तो प्रारंभ में इस युद्ध का संचालन कौन कर रहा था? कार्नक कर रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कोलकाता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे ने बंगाल के किस नवाब को फैंटम की संज्ञा से अभिनीत किया था? ऑप्शन है सैफुद्दौला, मुबारकदौला, सुजाउद्दीन, सरफराज खान। तो जो मुबारकदौला है उसके बारे में एलिजा एम्पे ने ऐसा कहा है। इस प्रश्न को उठाने का मोटिव यही है कि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वकील सुल्तान की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? ऑप्शन आराम शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, नासिरुद्दीन महमूद और मुबारक शाह। तो आप लोग देखेंगे कि नासिरुद्दीन महमूद जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान है, जिसके बारे में कहा जाता है कि लोग कहावत प्रचलित थी कि सुल्तान की सत्ता दिल्ली से पालम तक, इसने जो है वकील सुल्तान नामक एक नए पद का सृजन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण कौन था? तो ऑप्शन मीर जाफर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ षड्यंत्र, अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, मीर कासिम के साथ फ्रांसीसियों का षड्यंत्र, मुगल सम्राट और अवध के नवाब के साथ मीर कासिम का गठजोड़। तो आप लोग देखेंगे कि अंग्रेजों द्वारा जो दस्तक का दुरुपयोग हो रहा है वही इसका कारण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा करवाए गए नहर के निर्माण में सबसे लंबी नहर कौन सी थी? तो ऑप्शन है रजवाही, सतलज से हांसी, यमुना से फिरोजाबाद और उलूक खानी। तो आप लोग देखेंगे इसका करेक्ट आंसर जो है उलूक खानी है। और नहरों के बारे में, केवल दो नहरों के बारे में अफीफ की तारीख फिरोज शाही में पता चलता है, लेकिन जो इसकी इसके द्वारा जो सभी नहरों का निर्माण करवाया था उनके बारे में जानकारी याया बिन अहमद सर हिंदी की तारीख मुबारक शाही से चलता है। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है आपका उलूक खानी है। अगला प्रश्न है, शिकार व मनोरंजन के लिए कुश के शिकार नामक महल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बहलूल लोदी, फिरोज तुगलक और इल्तुतमिश। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो फिरोज तुगलक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जागीर क्लाइव की जागीर के नाम से भी जानी जाती है? तो ऑप्शन है दिनाजपुर की, बांकुड़ा की, मिदनापुर की और 24 परगना की जागीर। तो आप लोग देखेंगे कि जब मीर जाफर शासक बनता है तो वो अंग्रेजों की कृपा से बनता है, और क्लाइव की उस पर विशेष कृपा रहती है, तो वो क्लाइव के लिए कुछ करता है। और क्या करता है? क्लाइव को जो है 24 परगना की जागीर देता है, जिसको क्लाइव की जागीर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने दीवाने सियासत नामक विशेष अदालतों का उल्लेख किया है? तो आप लोग देखेंगे कि ऑप्शन है इसामी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो, बर्नी। तो इसके समय में ये जो दीवाने सियासत नामक अदालत का उल्लेख किया जाता है वो बर्नी के द्वारा किया जाता है। बाकी इसामी की जो रचना है वो फुतूह सलातीन है, इब्न बतूता ने रहला लिखी जो कि मोरक्को निवासी था, अमीर खुसरो ने किरानुस सादेन, नू सिपेहर, आसिका, खजाइनुल फुतूह, मिफ्ताहुल फुतूह और मसनवी लिखी हुई है। ठीक है, और बर्नी की तारीख फिरोजशाही में दीवाने सियासत नामक विशेष अदालतों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, किसने बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण कराया था? तो ऑप्शन है आपके पास औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो आप लोग देखेंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो मोहम्मद बिन तुगलक है। और सिकंदर लोदी जो है इसको
सिकंदर लोदी ने मध्यकाल में जो अनाज पर जो कर लगता था उसको 1496 में हटा दिया था। इसके अलावा इसने 1504 में आगरा की स्थापना की, 1506 में आगरा को अपनी राजधानी बनाया, बादलगढ़ किले का पुनर्निर्माण कराया, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। इसके समय सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए। ये प्रथम सॉरी जलालुद्दीन खिलजी के समय में ये प्रथम उसका एक सूबेदार था जिसने दक्षिण पर आक्रमण किया, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्ययुगीन शासक ने सार्वजनिक रूप से ऋण पंजिकाओं को लिस्ट करवा दिया था? तो ऑप्शन है बलबन, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक एक देखा जाए तो सबसे पढ़ा लिखा और इसमें एल्फिंस्टन ने भी कहा है कि पागलपन का अंश था। तो इसने बहुत सारे बदलाव किए, इसने ऋण वगैरह भी किसानों को प्रदान किया, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि जब फिरोज शाह तुगलक सत्ता में आता है तो चूंकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी कठोर दंड प्रक्रिया जो इसके समय बहुत विद्रोह हो रही थी उसकी वजह से बहुत बदनाम हो गया था। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज तुगलक शासक बनता है तो अपने भाई की छवि को सॉरी भाई नहीं हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक की छवि को सुधारने के लिए फिरोज तुगलक क्या करता है कि जितने भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ऋण वगैरह दिए गए रहते हैं उनसे संबंधित पंजिकाओं को नष्ट करवा देता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया था? तो मैंने अपनी 2-3 वीडियो में इनके बारे में बता चुका हूँ। ऑप्शन है सिताब राय, पृथ्वीराज राय, मोहम्मद रजा खान और दुर्गादास। तो आप लोग देखेंगे कि मोहम्मद रजा खान बंगाल के उप नाजिम और दीवान है और जो बिहार के दीवान है उनका नाम है सिताब राय। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने किस वर्ष सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर आरोपित किया था? तो ऑप्शन है 1376, 1361, 1378 और 1362। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 1376 है और इसका कारण धार्मिक ना होकर राजनैतिक था। आप लोग देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक हिंदू माँ से उत्पन्न संतान था, तो उसको उस परिदृश्य में दिखाना था कि वो कट्टर मुसलमान है, इसलिए आप लोग देखेंगे कि वो धर्मांध शासक के रूप में कार्य करता है और अपने राज्य की जो प्रकृति है वो पूरी तरह से इस्लाम पे आधारित प्रकृति उसको घोषित करता है, ठीक है। और ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित करता है 1376 में। अगला प्रश्न है, कोलकाता का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो ऑप्शन है जोशुआ चाइल्ड, जॉन चार्नक, विलियम हिथ, रॉबर्ट क्लाइव। तो आप लोग देखेंगे कि जॉन चार्नक जो है वो 1690 में भारत आता है। 1691 में सुल्तानाती में एक फैक्ट्री की स्थापना करता है और 1698-99 में गोविंदपुर, कालीकट और सुल्तानाती की जो जागीरदारी होती है उसको 1200 रुपए में खरीद लेते हैं ये लोग अजीमुस्तान से। और वहीं पर हम लोग देखते हैं अजीमुस्तान उस समय गवर्नर रहता है और उसके आदेश पर ये लोग वहां के जमींदार से खरीद लेते हैं, जो भी इन एरिया का जमींदार रहता है। और वहीं पे आप लोग देखेंगे कि 1690 और 1699 में जो है कोलकाता की स्थापना होती है, वहीं पे जहाँ पे 1691 में सुल्तानती नामक एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी जॉन चार्नक के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश के कितने सुल्तान शासन कर रहे थे? तो आप देखिए बड़ा अजीब सवाल है कि सुल्तान तो एक ही होगा एक वंश का, लेकिन नहीं है। जब तैमूर का आक्रमण हुआ उस समय दिल्ली पे 2 सुल्तान शासन कर रहे थे, एक दिल्ली में नासरुद्दीन महमूद और एक फिरोजाबाद में नुसरत था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार से शिकायत की कि बंगाल का एक तिहाई हिस्सा जंगल में बदल गया जिस पर केवल जंगली जानवरों का निवास है? तो ऑप्शन आपके सामने विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स। तो ये जो कहा गया आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके ऑप्शन में लॉर्ड रिपन, अब लॉर्ड रिपन भारत में एक लोकप्रिय गवर्नर के रूप में जाने जाते हैं जो कि 80 से 84 तक भारत के गवर्नर हैं, ठीक है। विलियम बेंटिक विलियम बेंटिक को विलियम बेंटिक के समय में ही आप लोग देखेंगे कि चार्टर एक्ट आता है, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस
इसने बात कही है और इसका जो कार्यकाल है 1786 से लेकर 93, फिर 1805 है। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से लेकर 84 तक इसका कार्यकाल है। ठीक है। विलियम बेंटिंक का 1828 से 35 तक का कार्यकाल है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। फिरोज तुगलक के समय कुल कारखानों की संख्या कितनी थी? ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि इसके समय कारखानों की संख्या 36 थी। टाइप करने में मिसप्रिंट हो गया है। और 36 कारखानों में आप लोग देखेंगे कारखानों की दो कैटेगरी थी, रातबी और गैर रातबी। रातबी कारखाने जो है सरकार द्वारा अनुमोदित होते थे, उनका वार्षिक अनुदान निश्चित होता था, उनको एक उसके कर्मचारियों को निश्चित वेतन दिया जाता था। जबकि गैर रातबी जो कि प्राइवेट कारखाने थे, इनके बारे में कुछ भी अस्पष्ट नहीं था, ना कि वेतन भी निश्चित था। ठीक है। 36 होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ऑप्शन है तुगलक, खिलजी, दास और लोधी वंश। तो आप लोग देखेंगे कि खिलजी वंश ने, सॉरी पहले दास वंश का देख लेते हैं। तो आप लोग देखेंगे 1206 से 1290 तक करते हैं शासन, मतलब 84 साल। खिलजी वंश ने 1290 से 1320, मतलब 30 साल। उसके बाद आपका लोधी वंश, आप लोग लोधी वंश के बारे में जब देखेंगे तो ये 1451 से लेकर 1526 तक। लेकिन जब तुगलक वंश की बात करेंगे तो तुगलक वंश ने जो है 1320 से लेके 1412 तक शासन किया है, जो कि 92 वर्ष बैठता है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके निम्नलिखित में से किसके बंगाल का नवाब बनते ही बंगाल की सुरक्षा के लिए एक अंग्रेज सेना नियुक्त की जाती है? तो ऑप्शन है मीर जाफर, नजमुद्दौला, मीर कासिम, मुबारक दौला। तो आप लोग देखेंगे नजमुद्दौला जो है मुन्नी बेगम के संरक्षण में बंगाल का नवाब बनता है और इसकी सुरक्षा के लिए अंग्रेजों के द्वारा एक सैन्य टुकड़ी वहां पे नियुक्त की जाती है। करेक्ट ऑप्शन है नजमुद्दौला। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदू दूर दूर से आते इस्लाम ग्रहण करते तथा बदले में सुल्तान से पद एवं धन प्राप्त करते थे। अफीफ का यह कथन किस सुल्तान के लिए? तो ऑप्शन है फिरोज तुगलक, सिकंदर लोधी, बहलोल लोधी और गयासुद्दीन तुगलक। तो आप लोग देखेंगे कि फिरोज तुगलक के बारे में अफीफ ये कह रहा है, और अफीफ की इन बातों से पता चलता है कि फिरोज तुगलक के समय में एक धर्मांतरण विभाग की भी स्थापना की गई थी, जो लोगों को हिंदू से मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए प्रेरित करता था। ठीक है। अगला प्रश्न है, पहले इतिहासकार कौन थे जिन्होंने परगना शब्द का प्रयोग किया? तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन है बर्नी, अफीफ, निजामुल मुल्क तुसी और मिनहाजुस सिराज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था, जो कि आप लोग देखिए अभी ग्रीन हुआ था, अफीफ। अफीफ ने सबसे पहले परगना शब्द का यूज किया है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि सिख या जिला शब्द का जो जिला नामक इकाई थी, इसको सबसे पहले 1279 में बलबन के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में निर्मित प्रथम अष्टभुजाकार मकबरा किसका है? ऑप्शन है उलूग खां, ख्वाजा, रजिया, तेलंगानी। तो आप लोग देखेंगे कि खाने जहां मकबूल, जिसको खाने जहां तेलंगानी भी कहा जाता है, उसका पहला मकबरा है दिल्ली में, जो कि अष्टभुजाकार है, जो कि फिरोज शाह तुगलक के समय में खाने जहां खाने जहां मकबूल ने बनवाया है, जो कि इसका पुत्र है खाने जहां तेलंगानी का। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल का सबसे भयानक अकाल किस समय पड़ा था? तो ऑप्शन है 1899 से 1900, 1876 से 78, 1896 से 97, 1860 से 61। तो आप लोग देखेंगे कि लॉर्ड लिटन के समय में 1876 से 78 के बीच में भारत में भयानक अकाल पड़ा था। और इसी को देखते हुए आप लोग देखेंगे कि एक स्ट्रेची आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मिदनापुर का क्षेत्र प्रदान किया था? तो ऑप्शन है सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, अलीवर्दी खान। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब मीर जाफर के बाद मीर कासिम शासक बनता है, तो अंग्रेजों को बहुत सारा उपहार, धन और जागीर देता है। तो उसी में वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जागीर और सिलहट का चूना व्यापार पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, मतलब वो उनको सौंप देता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मीर कासिम। अगला प्रश्न है, किस भारतीय द्वारा भारतीय भाषा में संपादित, संचालित एवं प्रकाशित प्रथम भारतीय समाचार पत्र था? तो किसी भारतीय द्वारा, तो पहला जो था संवाद कौमुदी है, जो 1822 में आ रहा है, जो कि बंगाली भाषा का साप्ताहिक पत्र है। ठीक है। इसके अलावा समाचार चंद्रिका जो है आपका भगवती चरण बंदोपाध्याय का है, जो कि बंगाली है। और बंगदूत जो है, ये भी एक बंगाली पत्र है। ठीक है। और सोम प्रकाश जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाली में प्रकाशित एक समाचार पत्र है। और जो बंगदूत है, ये भी आपके देखा जाए तो राजा राम मोहन राय का है, जो कि विभिन्न भाषाओं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, इन भाषाओं में इसका प्रकाशन हो रहा है, बंगाली में भी प्रकाशित हो रहा है। ठीक है।
तो इसका लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है, प्रथम की बात की जा रही तो 1822 में संवाद कौमुदी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने दावा किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो ऑप्शन है सर हिंदी जियाउद्दीन बर्नी, इब्न बतूता और अफीफ। तो आप लोग देखेंगे कि जियाउद्दीन बर्नी ने तारीख फिरोज शाही में इस बात का दावा किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे बात की और ये हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट नंबर था वो 16 था। इसी तरह हम लोग डेली एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।